अब मेरी बात सुनिए, अब ना बेटा अभी भी आपके 3-4 केस बचे हुए हैं। एक केस बचा है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, और इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। 4 केस आपके अभी बचे हुए हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो मिसलेनियस का क्वेश्चन भी आ जाएगा कभी कभी, और ऐसे भी आ जाएगा, लाइक जो भी एक जैसे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पहले एक साथ कराऊंगा सारे, ठीक है। फिलहाल आपकी बुक का बड़ा एक क्वेश्चन है, फिलहाल आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 11.3 का 11.3 का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये मैं आपको करा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि बुक में कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है जी, बट फिर भी मैंने इसको नाम दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और प्लेन का अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो वो कैसे निकाला जाए, हम वो देखने वाले बेटा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो भाई बहनों जरा 11.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए, ए पार्ट बच्चों, ए पार्ट पढ़िए जरा क्वेश्चन को। एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी, बताइए प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x + 3y + -12 इक्वल टू, तो कैन आई से इट इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये 2, 3 और 4 ये डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन है? रेशियो है, किसके? नॉर्मल के। अच्छा, यानी कि कुछ ऐसा सीन रहा होगा कि ऐसा कोई प्लेन रहा होगा और कहीं से भी कोई परपेंडिकुलर आया होगा, ठीक है जी, ये नॉर्मल हो गया। और वो नॉर्मल कैसे दिखता होगा? 2i 3j और 4k, इस बात को मानते हो? आया होगा कहीं से ऐसा कुछ। फिर क्या बोलते हैं? फाइंड क्या करना है? फाइंड द फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। कह रहे कि अगर हम ऑरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऑरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो उस प्लेन को कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा ना। जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है जी, और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसने इस बोर्ड को कहीं तो कट किया होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड करना है बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू दिस प्लेन। अगर वहां से इस ऑरिजिन से प्लेन के ऊपर एक पॉइंट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो नॉर्मल ने, उस परपेंडिकुलर ने इस प्लेन को कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वही हमको चाहिए। तो सर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक लाइन और प्लेन के क्या है? इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लाइन का और प्लेन का। बात समझ में आ रही है? तो सर अब मेरी बात सुनिएगा, जब भी कभी लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो तो आपके पास लाइन की भी इक्वेशन होनी चाहिए, आपके पास प्लेन की भी इक्वेशन होनी चाहिए। प्लेन की इक्वेशन है क्या आपके पास? लाइन की इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो सर अब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन हमारे पास अभी नहीं है। तो सर अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने वाले हैं। मान लेते कि पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, और P हमारा क्या है? P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये P ही आपको फाइंड भी करना है। P आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और इस P के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को फाइंड करने हैं। तो मेरे बच्चों ये जो लाइन OP है, लाइन OP इज पासिंग थ्रू व्हाट? एक पॉइंट मालूम है? पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0 0 0। लाइन की इक्वेशन निकालने के आप लोगों ने 2 केस पढ़े हैं, या तो एक पॉइंट मालूम हो और पैरेलल वेक्टर मालूम हो, या फिर 2 पॉइंट आपको मालूम हो। सर एक पॉइंट आपको मालूम है और सर आपको पैरेलल वेक्टर भी मालूम है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चों लाइन OP इज पासिंग थ्रू 0 0 0 एंड पैरेलल टू 2i 3j + 4k। तो बताइए इस इक्वेशन ऑफ OP क्या होना चाहिए बेटा? OP की इक्वेशन फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? x - x1 के अपॉन में a
y माइनस y1 के अपॉन में b, z माइनस z1 के अपॉन में c। तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस x1 यानी 0, y माइनस 0, z माइनस 0, ये x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होता है, नॉन पॉइंट होता है 0 0 0, और अपॉन में a b c जो है बेटा ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं पैरेलल वेक्टर के, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। इस बात को मानते हैं सर। हमारे पास लाइन की इक्वेशन भी आ गई, प्लेन की इक्वेशन भी आ गई। मैंने जो पहली शर्त बोली थी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास लाइन और प्लेन दोनों की इक्वेशन हो। सर लाइन की इक्वेशन क्यों होनी चाहिए हमारे पास? सर ये जो x/2 y/3 z/4 इसे आप इक्वल टू रख सकते हैं क्या? होता है लैम्डा की इक्वल होता है। ये x/2 लैम्डा की इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू, z की वैल्यू। ये जो x y z होता था वो क्या होता था? एज्यूम्ड पॉइंट। लाइन पर जो हम एक पॉइंट एज्यूम करते थे, इस लाइन पर एक नहीं अनेकों बिंदु हैं, उन सभी पॉइंट्स को x, y, z रिप्रेजेंट किया करता था, और मैंने उस x, y और z की वैल्यू निकाल दी। तो यानी कि 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 4 लैम्डा इज अ जनरल पॉइंट ऑन लाइन। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये पॉइंट उन सभी को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को मानते हैं सर। ये जो पॉइंट है ये इस P को भी रिप्रेजेंट करता है, इस बात को मानते हैं। तो मैंने इसको P नाम दे दिया, P 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और सर ये जो P है विच इज अ जनरल पॉइंट, ये P एक कॉमन पॉइंट है लाइन पर भी और प्लेन पर भी। P इज अ कॉमन पॉइंट ऑन लाइन एंड प्लेन। तो यानी कि ये जो P है ये लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि मैंने लाइन से ही इसको निकाला है, बट साथ साथ ये अब इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। और प्लेन की इक्वेशन क्या थी बेटा? प्लेन की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू में 12, x की वैल्यू 2 लैम्डा, y की वैल्यू 3 लैम्डा, z की वैल्यू 4 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 12, 4 6 16, 9 25 और 4 29 लैम्डा इज इक्वल टू 12। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 12 अपॉन में 29। बच्चों लैम्डा आ गया। यानी कि ये लाइन और ये प्लेन एक दूसरे को तब इंटरसेक्ट करेंगे जब लैम्डा किसके इक्वल हुआ करेगा? सर हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, हमें तो P चाहिए, P। और P किसके इक्वल था? 2 इंटू लैम्डा 24 बाई 29। सर 3 लैम्डा 36 बाई 29, 4 लैम्डा 48 बाई 29। बच्चों ये हमारा फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? अभी कम समझ में आई, मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। ये बताइए इसके बाकी 4 पार्ट घर पे हो सकते हैं? पक्का? आप सभी बच्चे बेटा मिसलेनियस को लिए, आप सभी बच्चे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। सर जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको मार्क करते रहो, ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के साथ में मार्क करते रहो। क्वेश्चन नंबर 10, सभी बच्चे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 खोलेंगे बेटा। 10 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू 5 1 6 एंड, पहला पॉइंट 5 1 6 एंड 3 4 1 क्रॉसेस YZ प्लेन। सर कह रहा है कि ये जो बोर्ड है ना बेटा, ये बोर्ड है, ये अपना ये Y और Z प्लेन है, और कह रहा है कोई लाइन आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, बट वो लाइन इसको कहीं तो क्रॉस करेगी, कहीं तो इसको क्रॉस करेगी। जहां पर भी क्रॉस करेगी बड़ा एक पॉइंट होगा, वहां पर x की वैल्यू पक्का क्या होगी? y और z की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस बात को मानते हैं, y और z की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अच्छा उस पॉइंट को फाइंड करना है। x तो मालूम है मुझे, क्या नहीं मालूम? y और z। सर फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। एक लाइन
और वो प्लेन, इसने इस प्लेन को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, होगा कोई पॉइंट, लेट्स से ये P है, ये Q है, इसको R मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को सर? और क्योंकि ये जो R है ये YZ प्लेन पे है, इसलिए यहाँ पे X की वैल्यू 0 होगी, X कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन Y और Z कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होंगे। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बोला था कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो लाइन का और प्लेन का, तो लाइन की इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो बच्चों लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, और सर इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास दो केस हैं, या तो एक पॉइंट मालूम हो और पैरेलल वेक्टर मालूम हो, या फिर आपको 2 पॉइंट मालूम हो। सर जब 2 पॉइंट मालूम हो तो फॉर्मूला लगता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। सर ये x1 y1 z1 हो गए, x2 y2 और z2 लगाइए फॉर्मूला, x माइनस 5 y माइनस 1 z माइनस 6 अपॉन में क्या x2 माइनस x1, 3 में से घटाओ 5, 4 से घटाओ 1, 1 से घटाओ 6, इक्वल टू क्या होगा? सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो पहले आपको इस जनरल पॉइंट को भी फाइंड करना है। सर x माइनस 5 के अपॉन में जो माइनस 2 है वो लैम्डा के इक्वल है, यहां से x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 2 लैम्डा। ऐसी y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस में 1, ऐसी z की वैल्यू माइनस 5 लैम्डा प्लस का 6। सर आपको एक जनरल पॉइंट मिल गया, जनरल पॉइंट, इसको r नाम दे रहा हूं बेटा मैं, r 5 माइनस 2 लैम्डा 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। इस बात को मानते हो? सर इस PQ लाइन पर एक नहीं अनेकों बिंदु हैं, अनेकों पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। और सर क्योंकि ये R एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन के ऊपर भी है और ये प्लेन के ऊपर भी है, यानी ये पॉइंट R, ये जो R जो है इस YZ प्लेन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सर इस हिसाब से ये R का जो x कोऑर्डिनेट है, x किसके इक्वल होगा? ऑन YZ प्लेन x की वैल्यू 0 होती है, यानी 5 माइनस 2 लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। इस बात को मानते हैं, यानी कि जब लैम्डा की वैल्यू 5/2 होगी तब ये जो PQ है वो उस YZ प्लेन को क्रॉस करेगा। तो मेरे बच्चों किस पॉइंट पे, आपको x तो पता ही है 0, अब y मालूम करो बेटा, y 3 लैम्डा प्लस 1, 5 से 15 जमा 2 17/2, कोई बच्चा आंसर चेक करो प्लीज। z माइनस 5 लैम्डा प्लस में 6 माइनस 25 प्लस 12। तो सर हमें जो R पॉइंट था बेटा मिल गया 0 17/2 माइनस 13/2, ये अपना हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है? सर ये था क्वेश्चन नंबर 10, इसमें किसी को दिक्कत हुई? सर क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उसमें YZ प्लेन की जगह क्या दे दिया? ZX प्लेन दे दिया, तो उसमें y इक्वल टू 0 रखना होगा, सही बात है। अच्छा मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस दिस प्लेन। सर जो अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में YZ या XZ प्लेन नहीं दिया, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो बच्चों आपने करना क्या है, जो 2 पॉइंट दे रखे होंगे उनसे पहले तो लाइन की इक्वेशन आएगी, जनरल पॉइंट आएगा, और ये जो जनरल पॉइंट है ना बेटा x y z, वो जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है उसमें x y z की जगह इसको पुट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जब लैम्डा आ जाएगा बेटा तो जनरल पॉइंट में वैल्यूज पुट कर दो, हो जाएगा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। सर क्वेश्चन नंबर 18, बच्चों प्लीज बेटा क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ लेते आप लोग तो बहुत अच्छा होता बेटा, आप लोगों की अति कृपा होती। क्वेश्चन नंबर 18, एक लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, पढ़ो बताइए क्या इक्वेशन है? R वेक्टर इक्वल टू में आ रहा बेटा 3i + 4j + 2k। अरे एक प्लेन की क्वेश्चन में दे रखी होगी
आर वेक्टर डॉट आई माइनस जे इक्वल टू 5। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा बेटा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। सर एक पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 -5 -10। एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट -1 -5 और -10। इस पॉइंट P की डिस्टेंस निकालनी होगी, और डिस्टेंस कहीं से निकाली जाती है, किसी दूसरे पॉइंट से निकाली जाती है। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है कहां से? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। मेरे बच्चों, एक लाइन और एक प्लेन, बात समझ में आ रही है? एक लाइन आ रही थी P से, इस लाइन ने बेटा उस प्लेन को कहीं तो इंटरसेक्ट किया होगा और इस साइड से निकल गई होगी आगे, ठीक है जी। जहां पर भी इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? Q। और अब कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q से इस P की डिस्टेंस को निकालो। ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन क्लियर है? एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। कहां से निकालनी है? लाइन और प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को मालूम ही नहीं है, तो यानी कि पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है? पहले हम कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी निकालना होता है तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन भी होनी चाहिए, हमारे पास प्लेन की इक्वेशन भी होनी चाहिए। सर क्या हमारे पास लाइन की इक्वेशन है? सर ये सब जो क्वेश्चन होते हैं इंटरसेक्शन वाले, मेरे को कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा अच्छी लगती है ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लूं। पॉइंट हो गया 2 -1 2 x - 2 y + 1 z - 2 अपॉन में 3 4 एंड 2 इक्वल टू क्या? लैम्डा। अच्छा जनरल पॉइंट क्या हो गया? Q 3 लैम्डा + 2 4 लैम्डा 2 लैम्डा Q मिल गया। ये जनरल पॉइंट है, ये भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और ये Q भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा प्लेन, इसको भी कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करो, R हटा दो, I J K की जगह x y z लिख दो। सही बात है। अब जो क्वेश्चन बेटा मैंने अभी छुड़वाया था आपको 12वां क्वेश्चन, अभी वही बन चुका है। आपके पास प्लेन की इक्वेशन भी है, लाइन की इक्वेशन भी थी। लाइन की इक्वेशन से पहले आपने क्या निकाल दिया? जनरल पॉइंट। और क्योंकि ये जो जनरल पॉइंट है ये लाइन पे तो है ही, साथ में ये प्लेन के ऊपर भी है, तो यानी कि ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों प्लेन क्या है? x - y + z इक्वल टू में 5। सर x की जगह 3 लैम्डा + 2 -y यानी कि 4 लैम्डा -1, और z की जगह 2 लैम्डा + 2 इक्वल टू में 5 होगा। सही बात है, और क्या 5 होगा भाई? 3 लैम्डा + 2 -4 लैम्डा + 1 2 लैम्डा + 2, तो 3 और 2 5 में से 4 गए लैम्डा, 2 3 और 2 5, 5 से 5 पूरा कट के लैम्डा कितना आ गया बेटा? लैम्डा 0 आ गया भाई, लैम्डा 0 आ गया। तो एक काम करो, इस लैम्डा को भी इस क्यू में पुट कर दो। 0 + 2 0 - 1 लैम्डा को यहाँ पुट करो, 0 + 2। सर बताइए क्यू क्या मिल गया आपको? 2 - 1 एंड 2, 2 - 1 एंड 2, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रही बच्चों? अच्छा P क्या है? -1 -5 और -10। आपको इस P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस। तो सर वो जो 12वां क्वेश्चन था वो भी यही था, आपने जनरल पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में पुट करना था, तो वहां से लैम्डा आ जाता, लैम्डा को फिर बाद में इस जनरल पॉइंट में रख दोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो सर अब देखो मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूं। डिस्टेंस फार्मूला याद है ना? 2 में जोड़ो 1 का होल स्क्वायर, -1 में जोड़ो 5 का होल स्क्वायर, 2 में जोड़ो 10 का होल स्क्वायर। आज की तारीख है बच्चों? आज 19 तारीख है ना? अरे आज किसके बर्थडे है क्या? फ्रूटी का। कौन फ्रूटी? अच्छा जोशी। अच्छा ओके, तो ये बच्चे नहीं आए आज यारो। 9 16 144। मैंने क्या बोला था? ना मैंने मैं पैसे ही नहीं, मेरे कहाँ से दो पार्टी यार। बच्चों मेरी बात सुनो, इतना आपको समझ में आया?
ओके, सबसे पहले जो आपको कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं हम वो है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। बच्चों अब ध्यान दीजिए, दो प्लेन्स के बीच का एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। ओके, जैसे लाइन के बीच का एंगल हम फाइंड किया करते थे, ऐसे ही दो प्लेन के बीच का एंगल भी हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा भाई। प्लेन की जो फॉर्म होती है बेटा, आर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू में k1, और एक प्लेन दे रखा है r का डॉट प्रोडक्ट विथ n2 वेक्टर इक्वल टू में k2। सही बात है। आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि जब भी कभी प्लेन की बात की जाएगी तो r का डॉट प्रोडक्ट होता है नॉर्मल के साथ में, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोई कांस्टेंट आता है। अब कुछ बच्चे आप में से बोलेंगे कि जो डिस्टेंस होनी चाहिए, भाई डिस्टेंस नहीं होती। डिस्टेंस तब होती है जब ये यूनिट वेक्टर हो। अब जरूरी थोड़ी कि यूनिट वेक्टर हो, ये कैसा भी वेक्टर यहाँ पे हो सकता है, यूनिट वेक्टर भी हो सकता है और एक नॉन यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये अगर कोई भी वेक्टर हो होगा नॉर्मल, लेकिन तो राइट साइड में k1 और k2 को कांस्टेंट ड्रा करेंगे। तो हमने करना क्या है, अब इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो सर प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने का तरीका क्या है, आप इनके नॉर्मल के बीच का एंगल फाइंड कर लो, वही एंगल उन दोनों प्लेन के बीच का भी एंगल होगा। ठीक है जी। जैसे जब दो लाइन के बीच का एंगल हम फाइंड किया करते थे, एक लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही, तो हम क्या बोलते थे आपसे कि काम करो, इस लाइन के पैरेलल जो बी वेक्टर है और इस लाइन के पैरेलल जो बी वेक्टर है उनका एंगल फाइंड कर लो। जो इनकी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होगा वही एंगल उन दो लाइंस के बीच का भी होगा। सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो दो प्लेन हमारे पास हैं, उन दोनों प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप उनकी नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड कर लीजिए। ओके, तो सर नॉर्मल वेक्टर आपके पास मालूम है, एक n1 वेक्टर है और एक आपके पास n2 वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे n1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और n2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सर हमें एक्यूट एंगल चाहिए, मॉड्यूलस, और ये किसके टर्म्स में आया करेगा, इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। सर याद रखना मुश्किल होगा। जब लाइंस की बात करते थे तो मैंने क्या बोला था, लाइंस में डायरेक्शन बताता है पैरेलल वेक्टर, तो इसलिए b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट आता था, अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड आता था। लेकिन जब हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो प्लेन्स में जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के द्वारा निर्धारित होता है। तो नॉर्मल यानी n, तो यहाँ पे n1 n2 अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। सर इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाया करेगा। अच्छा यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है भाई। जो n1 वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है, तो फिर क्या बन जाएगा बेटा, a1 x b1 y c1 z इक्वल टू में k, a2 x b2 y c2 z इक्वल टू में k2, और ये क्या है अपना k1। सर अगर कार्टेशियन फॉर्म में फॉर्मूला लगाना हो तो जैसे कि आपको मालूम है n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये a1i b1j c1k का डॉट प्रोडक्ट a2i b2j और c2k से, तो क्या बन जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है। तो n1 वेक्टर था a1i b1j c1k, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, और ऐसी n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर, और आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए बेटा मॉड्यूलस। सर एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बेटा, याद रखिए बात। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर दो प्लेन, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, कभी भी अगर दो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी वो उनके नॉर्मल भी एक दूसरे पे क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। तो n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट करके आंसर आपके क्या आया करेगा, 0 आया करेगा। बात समझ में आ रही बच्चों। अच्छा कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो जो आपका a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 होगा बेटा, वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल आएगा। याद रखिए ये बात। सर वो खोलिए फटाफट, वो खोलिए 11.3 बच्चे 11.3 का आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 12।
11.3 का क्वेश्चन नंबर 12। सर क्या दो वेक्टर दिए हुए हैं? 11.3 का क्वेश्चन नंबर 12, आपको दो वेक्टर नजर आ रहे होंगे। पहला होगा r डॉट ब्रैकेट के अंदर एक वेक्टर होगा इक्वल टू में क्या है? अच्छा, दूसरा वेक्टर देखो, r का डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर कोई वेक्टर होगा इक्वल टू में क्या? सर जब वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो आपको मतलब होना चाहिए n1 और n2 से। बताइए n1 वेक्टर क्या है? प्लस 2j माइनस 3k, और n2 वेक्टर क्या है? माइनस 3j प्लस 5k। तो बच्चे इस n1 का डॉट प्रोडक्ट कीजिए n2 के साथ, 2 3 6 माइनस 6 माइनस 15, कितना आ जाएगा? फिर इस n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, 4 4 और 9 रूट 17। n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए बेटा। 9 9 और 25 25 9 34 और 9 43। ओके सर, नाउ हमें तो एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स। दो वेक्टर हैं, इन दो नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो, वही दो प्लेन के बीच का एंगल भी होगा। कॉस थीटा इक्वल टू n1 और n2 का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा आपका बड़े कितना आ जाएगा? माइनस 15 अपॉन में रूट 17 और रूट 43। इसके नेक्स्ट स्टेप में बेटा थीटा यही रहेगा, जो कॉस इनवर्स है राइट साइड में चले जाएगा। अच्छा ये मॉडुलस में रहेगा ना बेटे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 15 के अपॉन में और जो भी इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा अपना आंसर माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितना आएगा? 17 34 51 68 और यहाँ पे 73। समझ में आ रही बात? बच्चे ये एंगल हो गया अपने दो प्लेन्स के बीच का। जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट देखिए। ए पार्ट क्या बोला गया बेटा कि 7x प्लस 5y प्लस 6z, 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस में 30 इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या बेटा? 3x माइनस y 3x माइनस वाई माइनस 10z इक्वल टू में प्लस 4 इक्वल टू 0। सर फिर से प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, बट इस बार इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म दी है। कार्टेशियन फॉर्म दी बेटा, तो यानी वाला केस हो गया। तो देखो एक तरीका तो क्या है, आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वेक्टर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये वाली फॉर्म बन जाएगी फिर। ठीक है जी। और एक तरीका क्या है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगा लो। a1 क्या है? 7, b1 5, c1 6। इस k की कांस्टेंट की कोई भूमिका नहीं है। अच्छा a2 कितना? 3, b2 कितना? -1 और c2 कितना? -10। सर आपको एंगल फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 अपॉन में a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर। और सही बात है बच्चों? सर वैल्यूज पुट कर सकते हो जाएगा क्वेश्चन। और अगर वेक्टर फॉर्म में करना होता तो कैसे करते हैं? इसको अगर वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें बेटा तो क्या बन जाएगा? r का डॉट प्रोडक्ट विद 7i 5j 6k, 7i 5j और 6k प्लस में 30 इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? r का डॉट प्रोडक्ट विद 3i माइनस j माइनस का 10k प्लस में 4 इक्वल टू में 0। तो देखो ये n1 वेक्टर हो गया और ये n2 वेक्टर हो गया। तो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, फिर इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी आएंगे। तो आप इसको आगे कर सकते हैं बेटा। ठीक है जी, फटाफट इसको नोट कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए बेटा। बच्चों अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एंगल बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन। एक लाइन होगी और अब एक प्लेन भी होगा। भाई प्लेन दे रखा है, लाइन कैसी होगी? r वेक्टर
इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और अगर इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो। अब क्योंकि a1 b1 c1 ऑलरेडी ऊपर यूज हो रखे हैं, मैं इसके b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिख लेता हूँ a2 b2 और c2। ओके, हो गया बच्चे? अजी भाइयों बहनों, अजी ब्रो, हाँ ध्यान दो यार। चलो, ये क्या है अपना? प्लेन है, डब्बा है। अरे प्लेन है बेटा, प्लेन प्लेन ये किताब है ऐसे प्लेन, ठीक है। और एक लाइन ऐसे यहां से आ गई बेटा, इस प्लेन के साथ इसने कुछ एंगल बनाया होगा थीटा, इस थीटा को फाइंड करना है। आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, ओके, और आपके पास इस प्लेन की भी इक्वेशन है, ओके। अच्छा बताइए, ये जो a1 b1 c1 है, ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो किसके? नॉर्मल के। यानी कि अपना ये जो नॉर्मल होगा वो यही होगा, n वेक्टर, ओके। और ये लाइन है बेटा हमारी। अगर बेटा मैं बोलूं कि तुम इस एंगल को फाइंड कर लो तो ये अपने आप ही मिल जाएगा। बताओ, पूरा एंगल यहां से लेके पूरा यहां तक का कितने का है? 90 का, क्योंकि नॉर्मल क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है किस पे? इस प्लेन पे। अब मुझे इस लाइन और प्लेन के बीच का एंगल फाइंड करना है, यानी मुझे थीटा फाइंड करना है। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप पहले इस वाले एंगल को फाइंड कर लो। आप लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दो, उसको 90 में से माइनस कर देंगे, थीटा अपने आप ही आ जाएगा। तो सर अगर ये थीटा तो ये क्या? इस बात को मानते हैं, ठीक है जी। तो बताइए, एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल। अच्छा, लाइन में भी बेटा लाइन के पैरेलल एक वेक्टर रहा होगा, कौन? बी वेक्टर। इस बात को मानते हैं। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा। तो मैं बेटा इस बी वेक्टर और इस एन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने वाला हूं, ओके। तो और इस बी वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल है कितना? 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? मतलब ये वाला सीना देख लो एक बार, दोबारा देख लो। प्लेन है, ये लाइन थी, लाइन के पैरेलल ये कौन होता है? ये अपना बी वेक्टर है, ठीक है जी। और ये प्लेन पे नॉर्मल हो गया। तो सर मुझे इस एंगल को फाइंड करना था, थीटा को। तो फिलहाल फिर इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैं पहले इस एंगल को फाइंड कर रहा हूँ। ये कौन सा एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा, ओके। तो सर 90 माइनस थीटा फाइंड करना है बेटा आप लोगों को। तो इस 90 माइनस थीटा के साथ बेटा मैंने लगा दिया कॉस, ओके, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कॉस यूज करते हैं। तो सर इस एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, ओके। और अपॉन में क्या आ जाएगा? एन वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर इस बात को मानते हैं। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, इसे जो सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो किस चीज की वैल्यू होगी? 90 माइनस थीटा की। और सर कॉस 90 माइनस थीटा को आप क्या ले सकते हो? साइन थीटा। तो यहां तो ये रहेगा ना, एन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। और अपॉन में क्या रहेगा? एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। सर अब इसको सॉल्व करोगे साइन के टर्म्स में, अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? साइन थीटा। थीटा नहीं आ जाएगा? फिर थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी अगर आपको थीटा चाहिए तो साइन को राइट साइड में भेज दो। साइन इनवर्स एन का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ अपॉन में एन का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। और आंसर ये सर ये भी मॉडुलस के अंदर रहेगा बेटा। तो सर याद रहेगा फॉर्मूला ये। अब तक देखो आपने दो लाइन के बीच एंगल निकालना सीखा था, उसमें भी कॉस थीटा यूज कर रहे थे। जब आपने दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना सीखा
उसमें भी cos थीटा यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे लाइन और प्लेन की बात हो रही है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है, तो सर अब cos थीटा नहीं आएगा, अब क्या आएगा, अब sin थीटा आया करेगा। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन देखिए जरा, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए बच्चों। बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन टू एक्स प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 6 एंड आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के प्लस में लैम्डा 3i माइनस 2j प्लस के। इन दो के बीच का एंगल फाइंड करना बेटा। तो बच्चे बताइए ये किस चीज की इक्वेशन है? ऊपर वाली, ऊपर वाली क्या चीज है? लाइन, ये प्लेन है। अब ऊपर वाला प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू k, ठीक है। और नीचे क्या है? लाइन r वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अंदर बेटा, अंदर जाओ। तो बच्चों जो प्लेन है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, और जो लाइन है वो लाइन किस में दे रखी है? वेक्टर फॉर्म में। तो सर अब इनके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो सर बात वही होगी, इस पर लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को फाइंड करने की बात हो रही है। तो सर मैं क्या बोलूंगा, जो प्लेन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू में 6, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या बनेगा? r का डॉट प्रोडक्ट विद 2y प्लस 3j माइनस k इक्वल टू में 6। तो बताइए नॉर्मल आ गया कितना? 2i प्लस 3j माइनस k। और जब लाइन दे रखी थी बेटा, लाइन, इस लाइन में ये a वेक्टर है प्लस में लैम्डा और ये b वेक्टर है। सर b वेक्टर भी मिल गया, b वेक्टर कितना? 3i माइनस 2j प्लस में k, ये ठीक है। तो n वेक्टर भी मिल गया और b वेक्टर भी मिल गया, और अब मुझे इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। लेकिन एंगल फाइंड करने के लिए सर अब यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या लगा रहेगा? sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू में n और b का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में n का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? डॉट प्रोडक्ट 2 3 6 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन में n का मैग्नीट्यूड 4 जमा 9 जमा 1 रूट 14, b का मैग्नीट्यूड 9 जमा 4 जमा 1, ये भी रूट 14 आ रहा भाई, ओके। तो साइन थीटा इक्वल टू में -1 रूट 14 मॉडुलस, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय रूट 14, सॉरी माई मिस्टेक, 1 बाय 14। क्या बेटा, क्या चीज़? एन वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर आर डॉट एन इक्वल टू में के, जो चीज़ यहाँ पे आई थी एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर, ओके। तो भाई जो डायरेक्शन बता रहा है ना बेटा, एंगल फाइंड करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। लाइन में डायरेक्शन बताता है पैरेलल वेक्टर, लाइन में डायरेक्शन बताता है हमारा पैरेलल वेक्टर। तो सर इसलिए मैंने इस बी को लिया। प्लेन में डायरेक्शन बताता है नॉर्मल वेक्टर, प्लेन में डायरेक्शन 2 3 -1 नॉर्मल। जब मैंने इसको प्लेन को नॉर्मल में कन्वर्ट किया तो देखो आर डॉट एन इक्वल टू में के, तो नॉर्मल को यूज कर रहे हैं भाई हम, एक बी को लेंगे और एक एन को लेंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा नहीं लेना, क्या लेना है? साइन थीटा। कारण मैंने आपको भी समझाया, क्योंकि अगर आप कॉस लोगे तो सर ये एंगल नहीं मिलेगा, आपको ऊपर वाला एंगल मिलेगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? इसको फटाफट नोट कीजिए बेटा। कौन था ये? अंशिका है क्या? बच्चों स्टार्ट करें, चले आगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बस 2 और बेटा, बस बेटा, बस 2 और बेटा, हैं? अभी एक रह गया ना, ये भी अभी 2 और, एनसीईआरटी के 2 और रह गए बेटा। अभी तो क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छा सुनिए जरा, इक्वेशन भाई इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के, जो बता रहा हूँ। आप तक तो सारे से इंगे पिंगे थे बेटा, ठीक है जी। अब जो असली वाला टॉपिक है अब स्टार्ट हो रहा है।
इक्वेशन ऑफ द प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। बच्चों एक प्लेन है कुछ इस प्रकार से और दूसरा प्लेन भी होगा बेटा, ठीक है। ये पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन। पहले प्लेन की इक्वेशन होगी r डॉट n वेक्टर इक्वल टू में k1 और दूसरा प्लेन r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू में k2। कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? a1x b1y c1z इक्वल टू में k1, फिर दूसरे में a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू में k2। और हमें अब एक नए प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाता है। इंटरसेक्शन एक लाइन नजर आ रही होगी आपको। इस लाइन से कितने प्लेन पास कर सकते हैं? हाँ जी, इनफाइनाइट। जैसे बेटा ये समझिए, एक प्लेन ये रहा, दूसरा प्लेन ये रहा, दोनों की इंटरसेक्शन हो गया। सी बात है। अब देखिए, अब आपको तीन प्लेन नजर आ रहे हैं, तीन प्लेन नजर आ रहे हैं भाई। ये जो तीसरा प्लेन है बेटा, ये कहां से जा रहा है? इस पहले प्लेन और दूसरे प्लेन के इंटरसेक्शन से। सी बात है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये एक प्लेन हो, एक प्लेन ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है। मतलब इस प्लेन और उस प्लेन की जो भी इनकी इंटरसेक्शन लाइन है, उस लाइन से इनफाइनाइट प्लेन जाते होंगे। उनमें से ही मुझे किसी एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो, एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो सर सिंपल सा तरीका है, ये कॉन्सेप्ट 11वीं क्लास में भी था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, सप्लीमेंट्री में था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन। तो उसमें बेटा मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो भी दो लाइनें दे रखी हैं, पहली लाइन में लैम्डा टाइम्स ऐड कर दो दूसरी लाइन का, और हमको याद नहीं होगा। ओके, तो कहीं बेटा क्या आसान है, तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है बेटा, हमें इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन। तो बच्चों करना ही है, जो पहला प्लेन है R1 N1, उसमें ऐड कीजिए लैम्डा टाइम्स किसका? R। राइट साइड में भी क्या होगा? K1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ K2। आप देख सकते हैं इन दोनों में अपना ये N1 क्या आ जाएगा? कॉमन। N1 इन दोनों में, ये R दोनों में बड़ा कॉमन आ जाएगा। R यहाँ भी है, R वहां भी है। यहाँ क्या बचेगा? N1 प्लस में लैम्डा N2, राइट साइड में K1 प्लस लैम्डा K2। बच्चे इस लैम्डा की वैल्यू आप लोगों को फाइंड करनी होगी, और इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना ही बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। सर करना क्या है, जो भी दो प्लेन आपको दे रखे हैं, बस आपने सिंपली पहले प्लेन में दूसरे प्लेन को ऐड कर देना, लेकिन लैम्डा टाइम्स। और ये चीज कार्टेशियन फॉर्म होती तो पहला प्लेन a1x b1y प्लस c1z, उसमें ऐड कीजिए लैम्डा टाइम्स किसका? दूसरे प्लेन का a2x b2y प्लस c2z, और यहां पे क्या? k1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ k2। सर ये हमारी इक्वेशन होगी किस प्लेन की? ये किस इसकी इक्वेशन है? उस प्लेन की इक्वेशन जो कि इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है। ओके, तो सर एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग 11.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 11.3 का आप लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 11.3 क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। पहला प्लेन क्या है?
3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 लिख लो। दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 2। कह रहे कि ये पहला प्लेन है और ये अपना दूसरा प्लेन है, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से भी कोई प्लेन जाता होगा, हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन, तो क्या होगा बेटा, जो पहला प्लेन है 3x माइनस वाई प्लस 2z, उसमें लैम्डा टाइम्स ऐड कर दीजिए इस नीचे वाले दूसरे वाले प्लेन का x प्लस वाई प्लस जेड, और राइट साइड में भी 4 प्लस में 2 लैम्डा। ये वाली बात समझ में आई? याद रखना मुश्किल है। अरे 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का। हाँ जी सर, इसमें पहले वाले में मैंने ऐड कर दिया दूसरे वाले को, लेकिन दूसरे वाले के साथ एक बार आपको लैम्डा भी लगाना है। राइट साइड में भी 4 और 2 के साथ लैम्डा भी लगेगा बेटा। अब सर समझिएगा, 3x माइनस वाई प्लस 2z, लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z, 4 प्लस में 2 लैम्डा, इसमें और इसमें x कॉमन बनेगा 3 प्लस लैम्डा, इसमें और इसमें y कॉमन, क्या बचेगा -1 प्लस लैम्डा, फिर इसमें और इसमें z कॉमन 2 प्लस में लैम्डा, और राइट साइड में 4 प्लस 2 लैम्डा। सर क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला था, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक नहीं इनफाइनाइट प्लेन जाते हैं, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू से बेटा आपको अलग अलग प्लेन मिलेंगे। तो आपको लैम्डा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर गिवन होगी। इसने क्या बोला, एंड द पॉइंट 2 2 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड द पॉइंट 2 2 1। ये जो हमने इंटरसेक्शन वाला प्लेन निकाला है, इस प्लेन के ऊपर ही एक पॉइंट क्या बेटा 2 2 1, मतलब ये वाला सीन था बेटा कुछ ऐसे, पहला प्लेन दूसरा प्लेन और उसके बाद बेटा अपना ये तीसरा प्लेन आ गया, और तीसरे प्लेन के ऊपर बेटा एक पॉइंट है 2 2 1। ये जो तीसरे प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है 2 2 1, तो बेटा क्योंकि ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर है, तो पक्का ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस बात को मानते हैं। सर आप x की जगह 2 लगा दीजिए, z की जगह 1, तीन दूनी 6, सर ये मैंने ऐसे किया है, कैलकुलेशन देखते रहना, 2 लैम्डा 4 5, 6 में से 2 गए 4 में 2 जोड़े 6, 5 लैम्डा से 2 लैम्डा गए, 3 लैम्डा, 4 से 6 गए, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -2/3। भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई है -2/3, लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3। इस लैम्डा की वैल्यू को बेटा अब आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या बेटा, x 3 लैम्डा की जगह, y -1 -2/3 प्लस में z 2 -2/3, राइट साइड में 4 प्लस 2 -2/3। जब आप एलसीएम लेंगे 3 3 9, -3 -2, कोई अच्छा कोई आंसर चेक लो एक बार यार, 6 -2, 4 3 12 -4। सर अपॉन में जो 3 था वो 3 तो कैंसिल हो गया ना, तो बनेगा 7x -5y प्लस 4z इक्वल टू में, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी। बच्चे इस प्लेन की इक्वेशन को अगर आप वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहो, वेक्टर फॉर्म में, तो r लग जाएगा डॉट 7i -5j प्लस 4k इक्वल टू में 8। ये वेक्टर फॉर्म होगी भाई।
ये थी कार्टेशियन फॉर्म, ये थी वेक्टर फॉर्म। तो सर क्वेश्चन को आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है जी। सर जैसे एक बार आप क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बेटा, हाँ ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, शायद किसके पेपर में आया भी हो कभी। सर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार। सर वेक्टर फॉर्म दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 10 में वेक्टर फॉर्म गिवन है ना, तो आप एक काम करो, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, 10 क्वेश्चन को आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, और आपके एक पॉइंट भी गिवन है 2 1 3। आप इस क्वेश्चन को अभी करके दिखाइए फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, वो जिसने बोला कि उस प्लेन की इक्वेशन निकालो जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से जाता होगा। तो सर फिर से वही तरीका, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन। तो बच्चों एक तरीका तो क्या होता है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सॉरी कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, और एक बिना कार्टेशियन में कन्वर्ट किए भी बड़ा आप इसको कर सकते हो। कराऊं, बिना कार्टेशियन में कन्वर्ट किए करा रहा हूं, देखो देख लेना एक बार जिसका नहीं हो रहा। नियम क्या है कि भाई पहले वेक्टर में ऐड करना है दूसरे वेक्टर को, वो भी लैम्डा के साथ में। तो भैया पहले वेक्टर में ऐड कीजिए दूसरे वेक्टर को, तो 2i + 2j - 3k प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i + 5j प्लस में 3k। राइट साइड में भी क्या होगा 7 + 9 लैम्डा। ये बात ठीक है। एक तरीका तो क्या था बेटा कि आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लो, तब पहले में लैम्डा टाइम्स ऐड करो दूसरे का। मैंने यहाँ पे कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। तो अब क्या होगा बेटा, r इसका डॉट प्रोडक्ट विद इसमें और इसमें, देखो अपना i आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा 2 प्लस में 2 लैम्डा, फिर j 2 प्लस में 5 लैम्डा प्लस में k, और -3 प्लस में 3 लैम्डा। राइट साइड में 7 + 9 लैम्डा है। अब सर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन है। क्या पॉइंट गिवन है बेटा, एट इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट था 2 1 एंड 3, 2 1 एंड 3। बच्चों सुनिए, पिछले क्वेश्चन में आपने x y z की जगह 2 1 और 3 पुट किया था, इस बार आपके पास कोई x y z नहीं है, लेकिन आपके पास कौन है बेटा, r वेक्टर। ये r वेक्टर क्या होता है, प्लेन के ऊपर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो प्लेन के ऊपर पॉइंट कौन है 2 1 3, तो यानी कि आप इस r वेक्टर की जगह पर क्या लिख सकते हो, r वेक्टर की जगह 2i + j प्लस में 3k। यानी कि जब भी प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी और आपको पॉइंट दे रखा है तो आप r की जगह 2i + j + 3k रख सकते हैं। बाकी आगे बेटा i 2 + 2 लैम्डा, j 2 + 5 लैम्डा प्लस में k -3 प्लस में 3 लैम्डा। राइट साइड में चल रहा बेटा 7 + 9 लैम्डा। ना अब तो बाकी वही चल रहा बेटा पूरा 2 × 2 में 2 + 2 लैम्डा, 1 × में 2 + 5 लैम्डा, और यहाँ k के साथ 3 है, -3 प्लस में 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 2 5 लैम्डा, -9 + 9 लैम्डा, 5 और 4 9 लैम्डा। और कुछ कटेगा बेटा, 4 और 2 6 में से 9 के -3 राइट में जाएगा तो प्लस का। बच्चों लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ रही है, लैम्डा की वैल्यू 10/9 आ रही होगी। उसके बाद पुट लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा अब आप इस लैम्डा की वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो r 2 लैम्डा 20/9
2 इंटू में लैम्डा किया था तो 2 इंटू में 10, 20/9 हो गया, प्लस में जे 2 प्लस 5 लैम्डा यानी 50/9 प्लस में के -3 प्लस में 3 लैम्डा, राइट साइड में भी 7 प्लस में 9 लैम्डा, 18 जमा 20, 18 जमा 50 -27 प्लस 30 963। जो अपॉन का 9 तो पूरा कैंसिल हो गया है बच्चों, ये आंसर आ रहा है 38i 68j प्लस का 3k और ये 153, ऐसे कुछ आ रहा है बच्चों, क्या आंसर है? सही है ना? चलिए इसके बाद करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। पहला प्लेन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, दूसरा प्लेन गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। अब बोला गया भाई इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, क्या करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन, पहले प्लेन में ऐड कर दो लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा प्लेन, फर्स्ट प्लेन लैम्डा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन, राइट साइड में 1 प्लस में 5 लैम्डा। सर ये x y और z आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें और इसमें x कॉमन आएगा, फिर y फिर z, बच्चों यहां तक तो हो गया। अब क्या है ना, इस क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड करने के लिए जैसे पिछले दो क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं गिवन। क्या बोला कि ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर किस पे? टू अनदर प्लेन। कौन सा प्लेन? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू में ये प्लेन इस वाले प्लेन पे परपेंडिकुलर है। और आपको मालूम है जब भी कभी दो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो उनके डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशनशिप होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू में। सही बात है? तो सर आपको इस वाले प्लेन आपको बोलेगा कि ये जो प्लेन है ये प्लेन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 लैम्डा। और इस वाले प्लेन की डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 1। सही बात है ना? एक्स वाई और जेड के कॉफिशिएंट ही हमारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो इस हिसाब से बेटा 1 प्लस 2 लैम्डा की मल्टीप्लाई बेटा मैं a2 यानी कि 1 से कर दूंगा, फिर 1 प्लस 3 लैम्डा की मल्टीप्लाई बेटा मैं माइनस 1 से कर दूंगा, 1 प्लस 4 लैम्डा की मल्टीप्लाई बेटा मैं 1 से करूंगा, इक्वल टू में क्या 0। सर ये बन जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, 1 प्लस 3 लैम्डा, सॉरी माइनस में आएगा -1 माइनस 3 लैम्डा प्लस का 1 प्लस में 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 4 2 6, 6 में से 3 गए, 3 लैम्डा, 1 से कट गया तो ये 1 राइट में चले जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? बताइए क्या इस लैम्डा को अब आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? आओ करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 x1 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा तो -1/3 है तो -2/3 बन जाएगा। फिर y 1 - 3 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा यानी -3/3। फिर z 1 + 4 लैम्डा, 1 - 4/3 इक्वल टू में 1 + 5 लैम्डा, 5 लैम्डा -5/3। ये बन जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, z 3 - 4, 3 - 5, x ये तो 0 बन गया, माइनस z। बच्चों ये हमारे इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो भाई लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि बच्चों कल जो भी पढ़ाया था भाई कुछ रिवाइज किया घर पे जाके आप लोगों ने? क्वेश्चन दोबारा किए घर पे? मलिक क्वेश्चन किए दोबारा घर पे? रितिका क्वेश्चन दोबारा घर पे किए? कल नहीं आए थे आप? आपने किए घर पे क्वेश्चन? ओए अब देखो भाई तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं। एक कॉन्सेप्ट है दो लाइन को कोप्लेनर प्रूव करने का, और एक कॉन्सेप्ट रह गया है एक पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है किसी प्लेन से। समझना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। एक प्लेन है और एक पॉइंट P x1 y1 z1 पॉइंट P, और ये एक अपना प्लेन जिसकी इक्वेशन हम मान लेते हैं ax + by + cz इक्वल टू k होगा, इक्वल टू k। उससे मैं माइनस का k = 0 लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन से। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताइए क्या इस डिस्टेंस d को निकाला जा सकता है? कोई बच्चा बताएगा कैसे निकाला जाए इसको? अगर कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कैसे किया जाए इसको? कोई तरीका बता सकते हैं इसका? x2 - x1 + y2 - y1 + z2 - z1 √ भाई एक पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट तो है नहीं ना आपके पास। पॉइंट अगर यही पॉइंट होता तो डिस्टेंस निकल जाती, बट आपको तो ये मालूम ही नहीं है ना किसका इंटरसेक्शन, किसका, लाइन का और प्लेन का। लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास श्वेता? प्रिया? हाँ ऐसे कर सकते हैं, उस पॉइंट को हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया जो परपेंडिकुलर है, ये वाला दोनों के उसके ऐसे दोनों की इक्वेशन निकालो एक नहीं यार, इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट मालूम होना चाहिए, वो तो आप अज्यूम कर रहे हो है ना। तो एक पॉइंट मालूम होना चाहिए भाई। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो लाइन की इक्वेशन निकालने के आपने दो केस पढ़े हैं। पहला केस था कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम होना चाहिए और उसके पैरेलल एक वेक्टर मालूम होना चाहिए। दूसरा केस था दो पॉइंट मालूम होने चाहिए, दो पॉइंट्स। तो बच्चों खुद सोचो ये ए बी सी क्या चीज है? डायरेक्शन रेशियो। किसके डायरेक्शन रेशियो? नॉर्मल के। प्लेन है, प्लेन में ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के। बच्चों इसमें नॉर्मल रहा होगा ना, तो क्या रहा होगा? ए आई बी जे प्लस में सी के। सी बात है, ये अपना नॉर्मल वेक्टर है। अब जरा सोचो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो पॉइंट तो ये रहा, और अब मुझे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी हो गए। तो x - x1 + y - y1 + z - z1 के अपॉन में
ए बी और ये सी आ जाएंगे। तो लाइन की इक्वेशन आ गई, प्लेन की इक्वेशन आपके पास है ही। तो लाइन और प्लेन की दोनों की इक्वेशन आपके पास है, तो क्या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। परसों की क्लास में बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। जो लाइन की इक्वेशन होगी उसको लैम्डा के टर्म्स में लाना है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आएंगी उसको आपने यहाँ पुट करना है, तो लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। तो बच्चों इससे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, तो एक पॉइंट भी आपको मालूम है, तो 2 पॉइंट हो गए आपके पास। अब इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। आप समझे? कौन नहीं समझा भाई? अगर आपको मैं बोलूं कि एक प्लेन है 2x + 3y + 4z = समथिंग कुछ है, और एक पॉइंट है मान लीजिए 1 2 3, तो अगर आपसे बोला जाए कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे x - 1 y - 2 z - 3 अपॉन में क्या आएंगे 2 3 एंड 4 = लैम्डा, = लैम्डा रख दोगे। अच्छा x की वैल्यू 2 लैम्डा + 1 3 लैम्डा + 2 4 लैम्डा + 3, इस x y और z की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा, उस लैम्डा को यहाँ पुट कर देना, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये पॉइंट मिल गया तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये काफ़ी लंबा तरीका हो रहा है, इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मुला बना दिया है, फिर हमारी बुक में जनरल टर्म्स में सॉल्व करके पूरा एक फॉर्मुला बना दिया गया है। वो फॉर्मुला क्या है जरा समझना बच्चे। डिस्टेंस d निकालनी है, तो बड़ा ही सिंपल है। जो भी प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन में सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखो, राइट साइड में ओनली 0 होना चाहिए। ठीक है जी। और सिंपल a को एज इट इज x की जगह x1 रख दो, b y की जगह y1, c z की जगह z1, और ये माइनस का k अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर। आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये भैया अपना ही पॉजिटिव में रहा करेगा। एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। आपसे कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2 - 3 4 फ्रॉम r डॉट टू i + j - k + 6 = में 0। बताइए ये किस चीज की इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है। वेक्टर फॉर्म दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में बेटा प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन दे रखी है बेटा आपको, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। r हटा दो और जो i j k है उसकी जगह x y z आ जाएगा, तो 2x + y - z + 6 = में 0। और आपको पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट क्या बच्चे 2 - 3 एंड 4। तो याद रखिए जो पॉइंट गिवन होता है वो x1 y1 z1, x1 y1 z1, और 2 क्या है a, b क्या है बेटा c क्या है, k क्या है सर डिस्टेंस। पहले फॉर्मूला लिखो, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लिया। ओके नाउ डिस्टेंस a × x1 2 × 2, b × y1 1 × -3, c × z1 -1 × 4, माइनस का k माइनस का 6 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, और वो भी भैया अपना मॉड के अंदर रहेगा। तो 2 दूनी 4 -3 -4 -6 मॉडुलस के अंदर अपॉन में 4 और एक 5 और एक 6 √6 आ जाएगा। अच्छा बच्चे 4 से 4 कट गया, -6 और -3 -9 मॉडुलस की वजह से प्लस का 9 हो जाएगा, 9/√6 ये हमारी डिस्टेंस आ गई। कोई दिक्कत? बात समझ में आई है? तो बताइए अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी होगी तो कार्टेशियन में उसको प्लेन बना दिया करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म लिया करेंगे, पॉइंट दे रखा होगा और डिस्टेंस अपनी आ जाया करेगी। आप किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो किसी प्लेन से, याद रहेगी बात। चलें आगे सर, जल्दी से 11.3 खोलिए। 11.3 क्वेश्चन नंबर 14। 11.3 क्वेश्चन नंबर 14। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 14 के चारों पार्ट ए बी सी डी घर पे कर सकते हो बेटा आप। तो बच्चे हमने 11.3 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। इसे फटाफट नोट कीजिए और इसे नोट करने के बाद बेटा आप लोग मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करेंगे। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ माइनस के रखना है।
किस में माइनस था? प्लेन की इक्वेशन आना चाहिए रहता है ना। आप इसको कंपेयर करो इसके साथ, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो माइनस का के है वो किसके इक्वल अपना? माइनस के जो है 6 के इक्वल हो, तो के किसके इक्वल हो गया? के माइनस 6 के इक्वल हो गया। के अगर माइनस 6 के इक्वल हो गया तो फॉर्मूला क्या बोलता है? माइनस के लिखो। तो माइनस के तो क्या था? 6 था ना। तो ये तो आगे से मैं इधर पूछ क्या आप क्या बोल रही है बताओ जरा, एक बार दोबारा से बोलो एक बार। मैं ये कह रही हूँ, हाँ। जो प्लेन में इक्वेशन है ना, हाँ, वो माइनस के लिखा हुआ है। माइनस के इक्वल टू 0, क्योंकि एक्चुअल में इक्वेशन ये रही होगी, इक्वल टू में के रहा होगा, ठीक है। तो देख जैसे बहन इसमें इक्वल टू जैसे मान लीजिए होता अपना -6, तो बताओ के किसके इक्वल है? के किसके इक्वल है? के अपना है -6 के इक्वल। तो बताओ अब हमको क्या लिखना है फॉर्मूले में? माइनस का के, तो माइनस का के, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया ना। मैंने क्या लिखा है? मैंने गलत लिखा बेटा, फिर और क्या, यहाँ पे प्लस का 6 होना चाहिए था, मिस्टेक मेरी, ठीक है। प्लस का 6 होना चाहिए थे। 6 - 3, ये आंसर 3 आ जाएगा, ये मिस्टेक है मेरी, ओके। नोट कर लीजिए इसको। भैया एनसीईआरटी को बनाना जी बेटा, बच्चों अब ये वाली बात समझे ना यार, के वाली बात, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था इसमें भी, ठीक है। क्योंकि राइट साइड में, क्योंकि जब मैं इसको माइनस के लिख रहा हूँ, ax + by + cz माइनस के इक्वल टू 0 था, तो कांस्टेंट को अगर राइट साइड में जो भी नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हमने के बोला है। तो यहाँ क्वेश्चन में के की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन में के की जो वैल्यू वो -6 है, और फॉर्मूले में हमें माइनस का के चाहिए होता है। तो माइनस का के यानी कि हमें माइनस में माइनस का 6 चाहिए बेटा, तो इस वजह से वो प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो उससे बेटा मेरा आंसर ही चेंज होगा, वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, थैंक्स टू श्वेता जी, आपकी वजह से ठीक हो गया, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे। आप लोग बेटा देखेंगे मिसलेनियस का 14th क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 14। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बता रहा हूं। मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 22 तक, 10 से लेके 22 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 10 से 22 तक। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, बोला गया इफ द पॉइंट 1, 1 एंड P, दूसरा पॉइंट -3, 0, 1, एक पॉइंट दे रहा, एक पॉइंट दे रहा, कह रहे कि ये जो दोनों पॉइंट हैं, these two points be equidistant from the plane। कौन से प्लेन से बेटा? r डॉट 3i + 4j -13 के इक्वल टू में ना -13। और अब मुझे इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, -12 के। अब सही है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, कहते हैं कि दोनों ही पॉइंट जो हैं इस प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि भाई ये डिस्टेंस अगर d1, ये डिस्टेंस, अच्छा जरूरी नहीं है कि पॉइंट यहाँ हो, ये पॉइंट वहां भी हो सकता है उस साइड, ये पॉइंट यहाँ भी इस तरह भी कहीं हो सकता है, मतलब जहां पर भी हो इस पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से जो भी है वही डिस्टेंस उस पॉइंट की भी इस प्लेन से आएगी, ओके। और अब बोला गया कि बताओ ये p किसके इक्वल होगा। तो ठीक है यार, एक काम करते हैं, पहले तो ना इस प्लेन को मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेता हूँ, 3x + 4y - 12z इक्वल टू में -13, ओके। अच्छा बताइए d1 कैसे निकलेगा? d1 डिस्टेंस निकालनी बेटा। तो यार मैंने एक तरीका बताया था कि जो भी प्लेन की इक्वेशन होती है ना यार, सबको लेफ्ट साइड में रखो और सिंपल x, y और z की जगह x1, y1, z1 पुट कर दो, और अपॉन में रूट के अंदर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर। तो बच्चे प्लेन की इक्वेशन ये रही 3, लेकिन मैं x की जगह क्या लिख दूंगा? 1, 4, y की जगह 1 -12, z की जगह p, और बाकी सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में होनी चाहिए, प्लस का 13, और अपॉन में बेटा आएगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + c का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
माइनस में ये प्लस में -12 का स्क्वायर। सही बात है, आंसर नेगेटिव ना आए इसलिए मॉडुलस भी लगेगा। तो अपना D1 कितना हो गया 4 3 7 और 13 20 20 - 12 P अपॉन में कितना बन जाएगा बेटे 140 169, तो अपॉन में 13 आ जाएगा। ये भी रहेगा मॉडुलस के अंदर। भाई फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने जरूर मेंशन करना है, ठीक है जी। और ऊपर लिख लो यार, एक बात ये भी लिख लेना कि लेट D1 बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन एंड D2 बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन। ओके, D1 और D2 क्या है वो भी चीजें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है जी। अब मैं D2 फाइंड कर रहा हूं। D2 डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट, उस सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस इस प्लेन से, तो सर सिंपल है 3 x की जगह -3 प्लस 4 y की जगह 0 माइनस में 12 और z की जगह 1 और ये -0 13 तो लेफ्ट साइड में आके प्लस का 13 हो जाएगा और अपॉन में फिर से वही बात आ जाएगी यार, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और अपना -12 का स्क्वायर और ये मॉडुलस में रहेगा भाई। तो कितना बन जाएगा -9 4 -8 आ रहा है तो प्लस का 8/13 सही है नहीं, कितना -9 13 से 9 4 4 - 12 -8 सही तो है, मना कौन कर रहा है। अच्छा तो सर अपना D2 आ गया। नाउ जो D1 और D2 हैं दोनों क्या है बेटा, दोनों इक्विडिस्टेंट है ना, दोनों इक्वल है। तो बताइए पहला था अपना मॉडुलस के अंदर 20 - 12P अपॉन 13, दूसरा अपना हो गया 8/13। तो भाई लोग 13 से 13 हो गया कैंसिल, तो 20 - 12P जो है बेटा मॉडुलस हटेगा राइट साइड में +-8 आ जाएगा। ये बात मानते हैं ना। अच्छा अब दो केस बनेंगे, एक प्लस वाला केस हो जाएगा, एक अपना माइनस का केस हो जाएगा। 20 में से 8 गए 12 इक्वल टू में 12P और यहाँ से P की वैल्यू आ गई 1, ऐसी 20 + 8 28 इक्वल टू में 12P, यहाँ से P की वैल्यू 4 × 7 28 4 × 3 12 7/3। बच्चों ये तो हमारे सही आंसर है, ये तो हमारे सही आंसर है। समझ में आया, इतना क्लियर है। इसके जैसे क्वेश्चन और देखोगे बच्चे, आप अपनी बुक का देखेंगे बड़ा एग्जाम आप अपनी बुक का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, आप अपनी बुक का देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ा पड़ा आप लोगों ने कि नोट कर रहे हो। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 21, लेट P बी द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ द प्लेन मेकिंग इंटरसेप्ट A and B and C on coordinate axis. Now show that 1/P² equal to 1/A² plus 1/B² plus 1/C²। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। कोई प्लेन है, उस प्लेन ने तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाए A, B और C, और बोला गया अब तुम ये प्रूव करो कि उस प्लेन की, अच्छा प्रूव नहीं करना, क्वेश्चन में दे रखा है उस प्लेन की जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखी है P। अब हमें प्रूव करना है ये चीज जो क्वेश्चन में बोल रखी है 1/P² इक्वल टू 1/A² प्लस 1/B² प्लस 1/C²। ये 11th क्लास में भी था क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में। सर एक प्लेन, इसके तीनों इंटरसेप्ट मालूम है मुझे, इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो हैं A, B और C, और जिस प्लेन के आपको तीनों इंटरसेप्ट मालूम होते हैं उसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, वो हो जाएगी x/A प्लस y/B प्लस z/C इक्वल टू 1। केस 4 इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको प्लेन के इंटरसेप्ट मालूम होने चाहिए तो उसकी इक्वेशन आ जाएगी, राइट साइड में 1 होना चाहिए भाई। अच्छा बोला गया कि इस प्लेन की ऑरिजिन से यानी 0 0 0 से पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है x1 y1 z1, इस पॉइंट से जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी निकली P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो P निकली भाई। तो कहता है कि भाई
आप तुम प्रूव करके दिखाओ कि जो 1/p² होगा वो इक्वल टू होगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस में 1/c²। तो बच्चों पॉइंट डिस्टेंस दे रखी है हमें, डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम 0 0 और 0 से, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 इज p यूनिट्स। इस बात को मानते हैं ना। अब देखिए ये जो इक्वेशन थी इसको अगर मैं थोड़ा और ढंग से लिखूं, 1/ax 1/by 1/cz इक्वल टू में 1 लिख सकते हैं इसको। और डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये लिखा फॉर्मूला यार, ax1 by1 cz1 माइनस में k अपॉन में क्या आता है, a² प्लस b² प्लस c²। सही बात है सर। बताइए डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, डिस्टेंस तो p के इक्वल है। अच्छा a इंटू x1, यहाँ a का काम 1/a कर रहा है, इंटू में 0, फिर 1/b इंटू में 0, फिर 1/c इंटू में 0, फिर आता है माइनस का k राइट साइड वाली वैल्यू, राइट साइड में 1 था तो माइनस का 1 मॉडुलस के अंदर, और अपॉन में 1/a² 1/b² और 1/c²। इस बात को मानते हैं सर। 0 0 0 क्या बचा, माइनस का 1। सर हमें p का स्क्वायर चाहिए, स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बच्चे इस p के अपॉन में भी 1 है, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो बन जाएगा p का स्क्वायर 0 0 0 और -1 का स्क्वायर तो 1 हो ही गया, नीचे से रूट हट जाएगा, क्या बनेगा 1/a² 1/b² 1/c² और इस p² के अपॉन में भी क्या है सर, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लो, p²/1 तो 1/p² बन गया। ये पूरी वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जो 1 था वो इसके नीचे आ जाएगा। ये प्रूव करना था, हो गया सर। डिस्टेंस वाले जितने क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं बेटा। ओके फटाफट से इसको नोट कीजिए। बच्चों में एक लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया पेज का, एक्सरसाइज का बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट। यार कितने कॉन्सेप्ट हो गए हमारे, कॉन्सेप्ट 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 है ना, कितने हो गए, वो तो अबे 3 क्लास में खत्म हो गया, बताओ क्या है इसमें, 2 क्लास लाइन पे लगी, तीसरी क्लास है आज, अच्छा छठी क्लास है, अच्छा ओके। बस टेस्ट सीरीज चालू है, टेस्ट सीरीज है मस्त। चल दे यार दे यहाँ पे चल ध्यान दे यहाँ पे, कोप्लेनर लाइन, 2 रेखाएं 2 लाइंस जो है बेटा वो एक प्लेन के ऊपर है या नहीं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं। प्लेन, पहली लाइन दूसरी लाइन प्लेन के ऊपर है। अच्छा इस लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं r वेक्टर इक्वल टू में a1 प्लस लैम्डा b1, और इस लाइन की इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू में a2 वेक्टर प्लस में लैम्डा। 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है, अब प्रूव करना है कि दोनों कोप्लेनर है या नहीं है, चेक करना हमको बेटा। तो बच्चे ये जो b वेक्टर होता है वो क्या वेक्टर होता है बेटा, सही बात है। अच्छा इस पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा ना a1, और इस पे इसको ज्वाइन कर लें तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा a2 माइनस a1, लाइन बन गई ना, तो उसका नाम क्या होगा भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाएंगे तो a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर। इस बात को मानते हो। अच्छा जो 2 लाइनें हैं बेटा, अगर मैं बोलूं कि a2 माइनस a1 जो है, हाँ सॉरी यार क्या हो रहा है कल से, तो जो भी है a2 माइनस a1, ये जो a2 माइनस a1 जो वेक्टर है बेटा वो परपेंडिकुलर होगा b1 क्रॉस b2 पे, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मानते इस बात को, कितने बच्चे समझ गए, हाथ खड़े करो। बच्चों
B1 और ये B2। जब इस B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा तो क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। अभी परपेंडिकुलर से A2 माइनस A1 पे भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, B1 क्रॉस B2 करके आपको एक नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और वो जो परपेंडिकुलर मिलेगा आपको वो B1 पे तो परपेंडिकुलर होगा ही, B2 पे भी होगा ही, लेकिन साथ साथ इस A2 माइनस A1 पे भी वो परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए जब B1 क्रॉस B2 का मैं डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ कर रहा हूं तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आया करेगी? 0 आया करेगी। सर ये तरीका है, अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म देखो, मेरी बात सुनो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो चीज बार बार आ रही है, बट क्या करें बेटा, हमने पढ़ा नहीं है अभी तो, बट बता देता हूं फिर भी। 3 वेक्टर होंगे भाई, एक वेक्टर A, एक वेक्टर B, एक वेक्टर C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 2 वेक्टर के बीच में डॉट होगा और 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस। ऐसे फाइंड करने का तरीका क्या होता है? डिटरमिनेंट बनाना है। पहले कौन सा वेक्टर था? A, तो उसके डायरेक्शन चलो A1, A2, A3। फिर कौन सा B वेक्टर? B1, B2, B3। फिर C वेक्टर था C1, C2, C3। मतलब इस A के डायरेक्शन रेशियो पहली रो में आएंगे, B के डायरेक्शन रेशियो दूसरी रो में आएंगे और C के डायरेक्शन रेशियो तीसरी रो में आएंगे। तो बच्चे इस हिसाब से जो ये जो A2 माइनस A1 वेक्टर है ये बन जाएगा X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। फिर B1 वेक्टर है, तो ये पैरेलल वेक्टर है जो कि डायरेक्शन रेशियो बताता है A1 B1 C1। तो A1 B1 C1। B2 वेक्टर, B2 के डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। अगर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाए तो सर क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। बात समझ में आ रही है? ये तरीका है चेक करने का, हाउ टू चेक कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी चेक करने का बड़ा ही तरीका हो गया। फिर इसमें एक चीज और आएगी, वो भी बताता हूं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन देखेंगे हम। आप बेटा देखेंगे पेज नंबर 488, पेज नंबर 488। आप चेक करेंगे अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 488 का एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 बच्चों 2 लाइन्स गिवन है आपको। पहली है x प्लस 3 y माइनस 1 z माइनस 5, और दूसरी लाइन है बेटा x प्लस 1 y माइनस 2 और z माइनस 5। क्या चेक करना है? शो दैट दीज 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। हमें इन 2 रेखाओं को कोप्लेनर प्रूव करना है। तो बच्चे क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले को लगा लेते हैं। पहले तो मैं इन सब डाटा को लिखूंगा बेटा। x1 हो गया माइनस का 3 पॉइंट, y1 हो गया 1, z1 हो गया, अच्छा x2 माइनस 1, y2 2, z2 5, अच्छा a1 b1 c1 a2 माइनस 1 b2 2 और c2 5। हमें कोप्लेनरिटी चेक करनी है। तो नाउ फॉर्मूला लिख लो भैया पहले तो, जो भी आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है। अच्छा x2 माइनस x1 यानी कि x2 माइनस 1 में से घटाओ माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा। y2 माइनस y1, y2 में से घटाओ y1 यानी कि 1, फिर z2 माइनस z1 5 में से घटाओ 5, 0 बन जाएगा। तो फिर a1 b1 c1 यानी माइनस 3 1 5 और माइनस 1 2 और 5। सही बात है। तो बन जाएगा 2 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 एंड 5। सही बात है। देखो सही कर रहा हूँ कि गलत है आंसर? फिर वैसे आज गलत आ रहे हैं आंसर मेरे। हाँ चलो भाई देखो क्या बन जाएगा। एक्सपेंड करते हैं इसको अलॉन्ग R1 2 5 माइनस 10 माइनस 15 प्लस 5
इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्यों माइनस कट नहीं। hence 2 lines are कोप्लेनर। दोनों रेखाएं कोप्लेनर हो गई। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया था, सोचो कितने नंबर का रहा होगा? 4 का। 6 नंबर का, जोरती है मतलब पूरे सस्पेंस के साथ बोल रहे हैं तो जरूर 6 नंबर का होगा। ये 4 नंबर का आया था बेटा क्वेश्चन। 4 नंबर की औकात लग रही है इसकी? बहुत आसान है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़े अलग तरीके से पूछेगा। आपने देखो, तुम होशियार बच्चे हो, सीबीएसई वालों को मालूम है कि तुम तेज बच्चे हो। इस बार सीबीएसई वालों को मालूम है कि जो पेपर देने आ रहे हैं ये बहुत ही तेज बच्चे हैं, तेज, ठीक है जी। तो हाँ बातचीत हुई बेटा मेरी। तो बच्चे वो आपको ना इस क्वेश्चन को पूछेंगे, लेकिन अब एक अलग अंदाज में पूछेंगे। क्या? पहले तो बोलेगा शो दैट दीज 2 लाइन्स आर कोप्लेनर, कर दिया प्रूव। फिर बोलेगा ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तुम्हें ये पता चल चुका है क्या कि दोनों रेखाएं कोप्लेनर हैं। अब आपको ये भी प्रूव करना है, सॉरी अब आपको ये भी फाइंड करना है कि प्लेन की इक्वेशन क्या है बेटा। बात समझ में आ रही है? सर तरीका देखना आप। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 2 लाइन्स। सर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करनी है तो आपको केस 2 याद है? केस 2 क्या था? आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट विद इक्वल टू में ऐसा रख दिया करेंगे ना। अच्छा ए वेक्टर कोई एक पॉइंट होता था, आपको प्लेन के ऊपर कोई एक पॉइंट चाहिए और आपको 2 पॉइंट मालूम है, आपको a1 भी मालूम है और ये पॉइंट क्या रहा होगा? x1 y1 z1। ये क्या रहा होगा? आपको तो एक ही पॉइंट चाहिए और आपके 2 अवेलेबल है। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो। मैंने पहले वाले पॉइंट को ले लिया, r माइनस में a, सही बात है। फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना होता है किसके साथ? नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन, सर नॉर्मल टू द प्लेन कौन? b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट और इक्वल टू में क्या रख दो? 0। समझ में आ रही बात? और अगर मैं इसको ही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूं, सर फॉर्मूला होता था a x माइनस x1 b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू में 0। तो पॉइंट तो आप कोई सा भी ले सकते हो x1 y1 z1 में से, आप ये वाला भी ले सकते हो और ये वाला भी ले सकते हो। लेकिन इसमें बेटा a b c डायरेक्शन रेशियो है किसके? नॉर्मल के। तो अभी आपको डायरेक्शन रेशियो मालूम नहीं है, तो सर डायरेक्शन रेशियो भी आपको मालूम नहीं है, तो एक काम करो, अब आपने इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला नियम लगाओ। एक वेक्टर ये रहा, उसका डॉट प्रोडक्ट, दूसरा वेक्टर क्रॉस तीसरा वेक्टर। तो सबसे पहले r माइनस ए आ रहा है, r का मतलब होता है x y z, a1 का मतलब x1 y1 z1। तो r माइनस a1 x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर b1 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, b2 का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और इक्वल टू में क्या रख दो? सर इसको सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आओ जी करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है बेटा। तो नियम क्या है? मैं कार्टेशियन फॉर्म लगा रहा हूं भाई। फॉर्मूला है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। a1 b1 c1 a2 b2 और इक्वल टू में क्या लिख दो बेटा? सही बात है सर, सेम मैं यही चीज लिखने वाला हूं। बताइए x1 की जगह क्या लिखूं? -3, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3। फिर y माइनस y1, y माइनस y1 की जगह 1, z माइनस z1 की जगह 5।
अपॉन में A1 B1 C1, A1 B1 C1 -3 -3 1 5, फिर क्या बेटा A2 B2 C2 -1 2 और 5 इक्वल टू में, सर इसको सॉल्व करना है। ये बात समझ में आई कैसे आई? सर ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अगर दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करना हो तो आप ये चीज चेक करोगे कि ये वैल्यू 0 के इक्वल आती है या नहीं आती, और जब आप कोप्लेनर प्रूव कर चुके हो तो उसके बाद आपने उस प्लेन की इक्वेशन भी फाइंड करनी है, और प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए बेटा आप या तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले को लगा लो, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्मूला यूज करनी हो बेटा तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ओके, तो बच्चे x चाहिए था, x y z आपने कोई पॉइंट एज्यूम कर रखा है, x1 y1 z1 कोई एक पॉइंट है, और आपके पास एक नहीं दो पॉइंट अवेलेबल है, -3 1 एंड 5, और एक पॉइंट क्या है -1 2 एंड 5। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों ही केस में आंसर सेम आया करेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 दोनों ही पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो बच्चे इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट किया है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अलोंग R1 बेटा मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, x+3 5 - 10 y -1 पहली रो दूसरा कॉलम माइनस का 15 प्लस का 5, फिर इसमें z -5 पहली रो तीसरा कॉलम -6 + 1 इक्वल टू में 5 - 10 -5, फिर -15 + 5 -10, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा ना, y -1 -6 + 1 माइनस का 5 z -5 इक्वल टू में 0 -5x माइनस का 15 + 10y -10 -5z + 25 इक्वल टू 0 -5x + 10y -5z सब कट रहा है क्या? -5 से भी डिवाइड कर दो इसको, x - 2y + z इक्वल टू में, बच्चे ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये उस प्लेन की इक्वेशन है जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों लाइनें लाई कर रही हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? तो सर ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही है, हमने एक थोड़ा एक्स्ट्रा कदम आगे चल के बेटा उसकी इक्वेशन भी, प्लेन की इक्वेशन भी निकाल दी है। ओके, तो अब आपके एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 20, find the vector equation of the line passing through the point and perpendicular to this line and this line। सही बात है? एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि कौन से पॉइंट से जा रही है, 1 2 एंड -4। ओके, अच्छा ये जो अपनी लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, x -8/3 बोला मैंने क्या आगे, ये बड़ी विशाल दरवाजा बंद कर दिया एक बार तो, y +19 ओके। इसको कुछ नाम देते हैं यार, P Q इस लाइन का नाम है, ये हो गया R T बोल देते हैं इसको M और N बोल देते हैं। ठीक है जी, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ PQ जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो PQ है वो इस TR पे परपेंडिकुलर है और इस MN पे भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, लेकिन ये TR और MN पैरेलल नहीं है, सही बात है, पैरेलल नहीं है दोनों। अच्छा मेरी बात सुनो, पेन देना एक बार, ये है TR, ठीक है, और ये है अपना MN,
एक है टी आर ये, और ये है एम एन, और ये कौन आ गया, ये अपना पी क्यू। समझ में आ रही बात? आप देख सकते हैं ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है बेटा, वो इस वाले पे भी परपेंडिकुलर है, ये जो पी क्यू है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। समझ में आ रही बात? लेकिन ये जो लाइन आई ये इन पे परपेंडिकुलर है। सही बात है? इस बात को मानते हो ना? अच्छा अबे यार पकड़े जा रहा है भी, छोड़ दो। हाँ ओके, ऐसे कहते छोड़ दो, ऐसे कहते छोड़ दें। हाँ अच्छा समझे जरा बात को। क्वेश्चन बोला गया कि इस वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मालूम है मुझे, कौन सा पॉइंट? 1 2 -4। ये वाली जो लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाली जो लाइन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है। सर लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर आपको एक पॉइंट मालूम है तो आपको और क्या मालूम होनी चाहिए? पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि फॉर्मूला होता है x - x1 y - y1 z - z1 और तीनों के अपॉन में आता है a b और c। a b c पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो सर अब आपको इसके ही पैरेलल कोई वेक्टर चाहिए, इस बात को मानते हो? पक्का? पहन दो भाई, पहन दो। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा? किस पे? इस पे और इस पे। इस बात को मानते हो? क्या वो इस टाइप का होगा? मानते हो इस बात को बच्चों? तो सर हमें इसकी इक्वेशन चाहिए थी, पॉइंट आपको मालूम है और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके आपको पैरेलल वेक्टर भी मिल गया। तो सर यही तो चाहिए। ठीक है स्टार्ट करें। देखो बेटा किस किस के भाई ले लो बेटा, शाबाश। समझना बच्चों, जो सुना बेटा, जो टी आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और जो एम एन है वो भी परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। इस बात को मानते हो? अच्छा इस पी क्यू के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा? इस टी आर के पैरेलल कौन सा वेक्टर होगा? 3i - 16j + 7k। अच्छा इसमें इसके पैरेलल 3i + 8j - 5k। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराऊंगा, जौन सा भी आपको ठीक लगेगा उससे करना। फिर आपको सर क्या चाहिए? वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू। आपको पी क्यू के पैरेलल, इस पी क्यू के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस टी आर और इस एम एन के डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट किसका? 3i - 16j प्लस में 7k, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? 3i प्लस में 8j माइनस में 5k। इस बात को मानते हो? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i j k 3 - 16 7 3 8 और माइनस का 5। ये बात ठीक है बच्चों? इसको सॉल्व करते हैं। आओ i 16 × 5 = 80, 8 × 7 = 56 माइनस j पहली रो दूसरा कॉलम -15 7 × 21 प्लस k पहली रो तीसरा कॉलम 8 × 24 16 × 48 80 - 56 24 i 21 और 15 ये 36 j और ये 72k। यानी कि ये वो वेक्टर है जो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। वेक्टर पैरेलल टू पी क्यू। इस बात को मानते हैं? अब मुझे इक्वेशन चाहिए। इन नाउ इक्वेशन ऑफ पी क्यू। अब हमें पी क्यू की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला मालूम है x - x1 के अपॉन में a, y - y1 के अपॉन में b, z - z1 के अपॉन में c। बच्चों x1 y1 z1 गिवन पॉइंट होता है। पॉइंट क्या था? तो x - 1 y - 2 z + 4 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो आते हैं पैरेलल वेक्टर के, और पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो 24 36 72। आप इन सबको 12 से डिवाइड भी कर सकते हो। 12 से डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएंगे? x - 1 y - 2
और z प्लस 4 तो रहेगा ही, लेकिन 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर ये इस पी क्यू के पैरेलल है तो सबको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो जो नया वेक्टर आएगा वो भी पी क्यू के पैरेलल ही होगा बेटा। इस बात को मानते हो? बट इसने क्वेश्चन में ना वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए बोली शायद, तो वेक्टर इक्वेशन निकाल देंगे। आर वेक्टर इक्वल टू में क्या, ए वेक्टर यानी कि आई प्लस 2j माइनस 4k, आई प्लस 2j माइनस में 4k प्लस में लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 6k। इस बात को मानते हो बच्चों? चेक करो आंसर एक बार फटाफट। यही है, यही बच्चों? कैसा लगा क्वेश्चन? इसका एक दूसरा तरीका बताऊं, हमारी जो सॉल्यूशंस होते हैं आरडी वाड़ी जितनी भी आप एक्स्ट्रा बुक देखते हो ना, उन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं किया होगा, उन्होंने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया होगा। अब वो दूसरा तरीका क्या, जरा वो समझिएगा बेटा। भाई यही डायग्राम है, सब कुछ ये चल रहा है, ठीक है? यहां से इसके बाद क्या होगा, दूसरा तरीका, आपको पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है तो आपको पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो मालूम होने चाहिए। तो लेट ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, लाइन पी क्यू। तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4 और अपॉन में a b और c। सी बात है, इस बात को मानते हो ना? नाउ सिंस दिस लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू टी आर एंड दिस पी क्यू ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एम एन, और जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशनशिप होती है, इनके डायरेक्शन रेशियो में एक रिलेशनशिप पाई जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तब। तो सर ये जो लाइन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो यानी कि 3 इंटू ए माइनस 16 इंटू बी प्लस 7 इंटू सी, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इस बात को मानते हो? भाई इसके डायरेक्शन रेशियो क्या थे, a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसके डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 16 एंड 7, इसके डायरेक्शन रेशियो a b एंड c, तो a की मल्टीप्लाई 3 से, b की 16 से, c की 7 से, एंड क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो इस पे भी तो परपेंडिकुलर है, तो a इंटू 3 b इंटू 8 माइनस का 5 c इक्वल टू में 0। तो सर a b और c के टर्म्स में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, a b और c के टर्म्स में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो सर अब और राइट साइड में आप चेक कर सकते हैं क्या है, राइट साइड में भी 0 है। तो सर अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, a b और c के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है, तो तरीका क्या होता है जरा देखना बेटा। a लिखना है, b लिखो, c भी लिखो, डिटरमिनेंट्स बनेंगे नीचे। जो a है बेटा इस a को छोड़ दो, b और c के कोएफिशिएंट लिखो, माइनस 16 8 7 और माइनस 7 और माइनस 5 पे खत्म हुआ, 7 और माइनस 5 से शुरू होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b, इस b को छोड़ दो, 7 और माइनस 5 आप लिख चुके हो, क्या लिखेंगे अब 3 3। अब 3 3 पे खत्म हुआ तो 3 3 से शुरू, अब c को छोड़ दो, 3 3 आप लिख चुके हो, माइनस 16 और यहाँ पे 8। सर 80 माइनस 56 21 15 24 72, ए के बेटे में 24, क्या बेटा 48, सॉरी यार कैमरे में कैद हो गया 36। आज यार कोई गड़बड़ हो रही है, वो तो खराब चली रही है 2-3 दिन से यार, प्लीज बेटा। ओके 12 से डिवाइड कर दिया सबको, ये इक्वल टू कुछ लैम्डा होगा ना, बताइए a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, यानी कि जो a b और c हैं वो इस रेशियो में है 2 3 और
6 के रेशियो में। तो बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? पी क्यू, x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 3 एंड लैम्डा तो कट गया 2 3 एंड। देखो भाई सेम आंसर आ रहा है। कौन सा तरीका आसान है? वो वाला आसान है ना, सही बात है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ बेटा, प्लीज बेटा। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया बेटा, ये पेपर में कई बार आता है बेटा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और क्यों इंपॉर्टेंट था वो चीज भी आपने देखी। ओके, आप लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ गया यार, 13 क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज कोई नोट नहीं करेगा, मतलब मारूंगा बहुत ज्यादा, बहुत पढ़ाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे क्या बोला गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन निकालनी है ना बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन कौन से पॉइंट से जा रहा है? -1 3 एंड 2। प्लेन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया। और क्या बोला गया? इट इज परपेंडिकुलर। ये प्लेन ना दो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। पहले प्लेन की इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0। बच्चों अपना ये वाला जो प्लेन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस दूसरे प्लेन पे भी परपेंडिकुलर है। अब बताओ इस प्लेन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है। तो केस 2 व्हेन वन पॉइंट इज गिवन एंड नॉर्मल इज आल्सो गिवन। तो सर लेकिन नॉर्मल नहीं गिवन, इसमें नॉर्मल नहीं गिवन, नॉर्मल प्लेन गिवन है, जबकि हमें नॉर्मल लाइन चाहिए होती है। तो सर एक काम करते हैं, इक्वेशन इसकी निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, लेट ए बी एंड सी बी द डायरेक्शन रेशियो। इसके डायरेक्शन रेशियो मैंने मान लिए ए बी और सी। तो बताइए एक इक्वेशन हुआ करती थी ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस y1 सी जेड माइनस z1 इक्वल टू में कौन सा वाला केस है? सेकेंड केस। सेकेंड केस ये ए बी और सी डायरेक्शन रेशियो है, पैरेलल डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल वेक्टर के, और x1 y1 z1 हो गया गिवन पॉइंट। तो a x माइनस का +1 हो जाएगा, b y माइनस 3 और c z माइनस 2 इक्वल टू में 0। प्लेन की इक्वेशन भाई ऐसे ही होगी, बस अब आपको क्या मिल जाए? a b और c। तो सर इसने एक बात बोल दी, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स टू दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। ये वाला जो प्लेन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला जो प्लेन है वो इस पे भी परपेंडिकुलर है। और जब भी दो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो में ये रिलेशनशिप पाई जाती है ना। तो यानी कि a इंटू में 1, b इंटू में 2, c इंटू में 3 इक्वल टू में क्या? एंड a इंटू में 3, b इंटू में 3 और c इंटू में 1। सर फिर से यही वाला केस आ गया। तो अब तरीका क्या है? a लिखा डिटरमिनेंट, b को लिखा डिटरमिनेंट, फिर c भी लिखा, फिर यहाँ नीचे डिटरमिनेंट आ जाएगा। सर a लिखा है तो a को छोड़ दो, 2 3 3 1, 2 3 3 एंड 1, 3 1 से ही शुरू होगा। अब b तो 3 1 हम लिख चुके हैं तो अब 1 3 आ जाएगा, फिर 1 3 से शुरू होगा, c 2 एंड 3, फिर बन जाएगा क्या? 2 माइनस का 9 माइनस का 7, 9 माइनस 1 8 और 3 माइनस 6
-3 सर इक्वल टू में क्या होगा? तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, कोई दिक्कत? हमें इक्वेशन निकालनी थी बेटा। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थी a x प्लस x1 b y माइनस 3 c z माइनस 2 इक्वल टू में 0 और a की वैल्यू निकली -7। a की जगह -7 रखो, लैम्डा मत लिखो बेटा क्योंकि डायरेक्शन रेशियो चाहिए, सबको लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो -7 8 और -3 आ जाएगा। b की जगह 8 और c की जगह -3 z माइनस 2 इक्वल टू में 0 -7x -7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z प्लस में 6 इक्वल टू 0। चेक एन आंसर एक बार। तो ये बन जाएगा -24 और -7 -31 प्लस का 6 माइनस का 25 इक्वल टू 25 इक्वल टू 0। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? सर जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए अब। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू बच्चे।